वेलकम बैक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट सर्च पर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई जो शब्दावली बची थी वो हम करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने कुछ शब्दावलियां आपको करवाई थी जिनको आपने ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर वो शब्दावली आपको समझ में आ गई है तो आगे की शब्दावली भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ताकि हमारा जो लेसन है राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से संबंधित वो लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन हम इनको समझते हैं। आज की पहली जो कंसेप्ट है वो है घरेलू आय, और दूसरी है राष्ट्रीय आय, तीसरी है शुद्ध व सकल अवधारणाएं, और चौथी है मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, यानी कि इसको स्थायी पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं, और पांचवी है बाजार कीमत, जिसको हम दो भागों में बांटेंगे, प्रचलित कीमत करंट प्राइस और आधार वर्ष कीमत बेस ईयर प्राइस, और नेक्स्ट लास्ट है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो साथियों अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। घरेलू आय का मतलब जानते हैं। किसी एक देश की घरेलू सीमा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो घरेलू सीमा के बारे में तो हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। और घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष का मतलब किसी एक वर्ष की अवधि से होता है, में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बारे में भी हम जान चुके हैं कि बाजार मूल्य मार्केट प्राइस को घरेलू आय कहा जाता है। यानी कि अगर हम इसको सूत्र रूप में लिखें तो घरेलू आय का मतलब कैसे निकालेंगे हम? घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा इनटू बाजार कीमत। अगर हम इसको आंकड़ों में लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए एक लेखा वर्ष में 1000 क्विंटल अनाज का उत्पादन हुआ, यानी कि जो अंतिम वस्तु और सेवा में काउंट हुआ, उसको हमने मान लीजिए 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका मूल्य लिया, तो हमारे पास जो है 2000 इतना मूल्य का जो है हमारे पास जो है घरेलू आय निकल आया। यानी कि सूत्र रूप में और इसका आंकड़ों के रूप में ऐसे हमने एक देश की घरेलू आय को निकाला। तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए अगर हम घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय नेट फैक्टर इनकम अर्थात नफिया को जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। जो नफिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कंसेप्ट बेस्ड है, और जब तक हम इन कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इन कंसेप्ट्स को बार बार मेरे वीडियो को देखें ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सूत्र रूप में हम लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय अगर निकालना हो तो घरेलू आय हमने मेरे पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया था, और इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को अगर जोड़ दें तो ये राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध और सकल धारणाएं। शुद्ध और सकल धारणा को समझने के लिए हमें इसलिए ज़रूरी है कि हमें कई बार जो है सकल घरेलू आय, शुद्ध घरेलू आय, सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय को निकालना होता है। तो शुद्ध और सकल को जाने बिना हम न तो शुद्ध घरेलू आय निकाल सकते हैं और न ही सकल घरेलू आय निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सकल और शुद्ध क्या होता है और हम इनको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सूत्र रूप में आप देखिए, अगर हमारे पास शुद्ध मूल्य है, अगर हमें शुद्ध मूल्य निकालना है तो हम सकल मूल्य में से मूल्य ह्रास
डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम कोई मशीनरी है और उस मशीनरी को लगातार हम 1 या 2 या 3 साल प्रयोग करते हैं और उसके मूल्य में जो कमी आती है, उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसको और डिटेल में समझेंगे उदाहरण के सहायता से। तो अगर हमें शुद्ध निकालना है तो सकल मूल्य में से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो शुद्ध मूल्य आ जाएगा, और इसके उलट अगर हमें सकल मूल्य निकालना है तो शुद्ध में मूल्य ह्रास जोड़ देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि शुद्ध निकालना हो तो सकल में से मूल्य ह्रास को घटाना है, और अगर हमें सकल निकालना है, सकल वैसे इसको जो है एग्रीगेट बोलते हैं, परंतु प्रॉपर जो वर्ड है इकोनॉमिक्स में वो सकल यूज हुआ है, ग्रॉस। सकल निकालने के लिए शुद्ध में मूल्य ह्रास को जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूल्य ह्रास यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग, दोनों एक ही कंसेप्ट है। तो आइए हम समझते हैं उत्पादन प्रक्रिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसमें जो प्रोसेस होती है उसको उत्पादन प्रक्रिया बोलते हैं, और उस उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और मशीनें जो होती है वो स्थायी पूंजी होती है, और अगर उनका कुछ समय तक प्रयोग किया जाए तो उनमें घिसावट, उनमें टूट फूट अवश्य होती है, और उनके कार्यकाल के दौरान उनमें जो टूट फूट होती है और टूट फूट होने के कारण उनके मूल्य में जो कमी आती है, जितनी उसके मूल्य में कमी आती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि एक मशीनरी है, उसको कुछ समय के लिए प्रयोग हुआ और उसके मूल्य में 10,000 की कमी आई है, तो जो मूल्य में कमी आई है उसी को ही उस मशीन का मूल्य ह्रास कहा जाता है, उसी को ही उस मशीन का मूल्य ह्रास कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसको स्थायी पूंजी का उपभोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मशीन है वो उसकी कार्यकाल की अवधि लंबी होती है और वो एक स्थायी पूंजी के रूप में काम करती है, इसलिए इसको स्थायी पूंजी का उपभोग कहा जाता है। बाज़ार कीमत, मार्केट प्राइस, तो आइए समझते हैं बाज़ार कीमत क्या होती है। बाज़ार कीमत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्रचलित या चालू कीमत, और दूसरा भाग है आधार वर्ष कीमत। तो प्रचलित या चालू कीमत, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि वो कीमत होती है जो चालू वर्ष में होती है, यानी कि जो वर्ष चल रहा है उसी वर्ष में अगर वो कोई कीमत है, वो कीमत प्रचलन में है तो उसको चालू कीमत बोलते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि प्रचलित या चालू कीमत वह कीमत होती है जो किसी स्थान व समय विशेष पर होती है, उसको हम प्रचलित या चालू कीमत कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लीजिए सब्जी मंडी में गए और सब्जी मंडी में हमें जो आलू है वो 10 रुपये किलो मिला, तो वो प्रचलित कीमत है, वो प्रचलित कीमत है वो। उसके बाद आधार वर्ष कीमत, तो आधार वर्ष कीमत को जानने से पहले हम आधार वर्ष को जानते हैं। आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर वो ईयर होता है जब किसी देश में किसी भी वर्ष में कोई राजनीतिक उथल पुथल ना हो, ना युद्ध की स्थिति हो, ना तेजी हो, ना मंदी हो, तो उस वर्ष की जो कीमतें हैं उसको हम आधार वर्ष कीमत बोलते हैं। क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो चालू कीमत के आधार पर न करके हम बेस ईयर जो प्राइस होती है उसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम चालू कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय का हम सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए राष्ट्रीय आय का सही ढंग से अनुमान लगाने के लिए हमें बेस ईयर जो प्राइस होती है उससे जो एक लेखा वर्ष में जितना उत्पादन होता है बेस ईयर प्राइस से हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है, अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना सही ढंग से करनी है तो आशा करता हूं कि आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है वह अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी का अंतर होता है। सूत्र रूप में देखें, शुद्ध अप्रत्यक्ष
कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी होता है। तो आइए जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका अंतिम बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात कर का बोझ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिस पर लगाया जाता है। मान लीजिए जैसे उत्पादन कर है, उत्पादन कर का जो बोझ है लगाया जाता है उत्पादक पर, परंतु उसका जो बोझ पड़ता है उपभोक्ता पर, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक ऐसी आर्थिक मदद होती है जो गरीब लोगों को दी जाती है सरकार के द्वारा। तो अगर हम अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा दें तो वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल आता है। तो देखिए दोस्तों, आपने राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई लगभग 11 शब्दावली की। तो ये शब्दावली आपको अच्छे से समझनी है। जब तक आप इन शब्दावलियों को अच्छे से नहीं समझेंगे, आने वाले वीडियो में मैं राष्ट्रीय आय से संबंधित जो राष्ट्रीय अवधारणाएँ करवाऊँगा वो तभी समझ में आएगी जब आप इन शब्दावली को समझेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ उठाओगे आप। तो एक बार जो पुनः मैं आपका जो है मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत मैं आपको मुबारक देता हूँ। और अंत में मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।